हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लासेस कैंपस की क्लास में। और मैं नीरज शर्मा, जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। और आज जो हमारे बायोलॉजी के रिगार्डिंग नया टॉपिक चलेगा उसका नाम है वायरस। नाम लिख दिया गया है वायरस, हिंदी में इसको विषाणु बोलते हैं। और वायरस होता क्या है? वायरस क्या होते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में ये सब वायरस आते हैं। वायरस जो होते हैं दो प्रकार से रहते हैं। ये एक्चुअली अपवाद होता है एक तरह से, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी आते हैं और लिविंग थिंग्स में आते हैं। यानी जीवित प्राणी भी होते हैं और अजीवित भी। अजीवित प्राणी कब होते हैं? ये अजीवित प्राणी जब होते हैं जब ये विदाउट होस्ट, यानी कि किसी सरफेस से विदा, यानी कि किसी जीवित लिविंग सरफेस पर अगर ये नहीं है तो ये उस कंडीशन में नॉन लिविंग कंडीशन में पाए जाते हैं, यानी कि अजीवित अवस्था में पाए जाते हैं। जीवित अवस्था में वायरस कब पाया जाता है? जब कोई वायरस किसी होस्ट यानी कि किसी पोषक के ऊपर अटैच हो जाए और अपना डिवीजन यानी कि अपने आप को 1 से 2, 2 से 4 करने लगे, तो उस कंडीशन में इन्हें लिविंग थिंग्स में या लिविंग कैटेगरी में इन्हें रखते हैं। वायरस जो होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी होता है। जैसा कि हम देखेंगे कि वायरस की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है जो इसे अलग करता है और लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा वायरस होता है, वायरस के ऊपर कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। यही रीजन है कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर यानी कि सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में आता है विदाउट सेल मेम्ब्रेन के। तो क्या होता है इसमें? विदाउट सेल मेम्ब्रेन यानी कि अकोशिकीय। एक कोशिका मतलब ए सेलुलर। इसके जो स्ट्रक्चर होता है उस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। इस पे मेम्ब्रेन की जगह क्या होता है? प्रोटीन कोट, यानी कि प्रोटीन कोट होता है इसके ऊपर, प्रोटीन कोट। ये जो प्रोटीन कोट होता है ये किसी भी अलग मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, यानी कि इसके ऊपर कोई भी कवच या फिर कोई भी लेयर किसी भी प्रकार की कोशिका की बनी हुई नहीं होती। दूसरा क्या आता है इसमें फंक्शन? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जीवन का भौतिक आधार से बोलते हैं। इस मतलब कि क्या है? किसी भी सेल को ग्रोथ करने के लिए उसमें प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, जो किसी सेल की ग्रोथ में मदद करते हैं। वो सब जीव द्रव्य में होते हैं और इसलिए जीव द्रव्य को बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार, जो कि हमारे जो वायरस होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसलिए प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट। तीसरा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर में इसे बोलते हैं क्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर। मींस जब ये नॉन लिविंग कंडीशंस में होगा और इसे अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाए नॉन लिविंग कंडीशन में, तो ये क्रिस्टल लाइक पार्टिकल्स जैसी फॉर्म में होते हैं। इसलिए इसका एक फीचर्स और आता है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स यानी कि कणों वाली, कणों के जैसी संरचना, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल्स। ठीक है जी। चौथा जो इंपॉर्टेंट इसकी जो फीचर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो होता है इसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन ये न्यूक्लियोप्रोटीन दो तरह के होते हैं। नंबर 1 डीएनए और नंबर 2 आरएनए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है कि जब भी कोई नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए उसमें डीएनए का या फिर आरएनए का बहुत बड़ा रोल होता है। इस डीएनए आरएनए को हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है जी।
अब हम देखेंगे कि इसकी वायरस की डिस्कवरी किसने करी और ये डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता लगा कि माइक्रोस्कोपिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया के जैसे छोटे छोटे जितने भी जीवाणु होते हैं, इन सब की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता लगा कि बैक्टीरिया के अलावा भी कोई और सूक्ष्म जीव हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इवानोवास्की। इवानोवास्की क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। ये एक अपने किसी डिजीज पर रिसर्च कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसी डिजीज हो रही थी जो बहुत ही गंभीर थी, यानी कि किसी भी बॉडी को बहुत ज्यादा लॉस दे रही थी, चाहे वो बॉडी प्लांट्स की हो या फिर एनिमल की। तो एक ऐसी ही डिजीज पर वर्क कर रहे थे और पता लगा रहे थे कि वो डिजीज किस बैक्टीरिया की वजह से हुई है। तो इन्होंने क्या करा, उस डिजीज वाली कंडीशन से सारा का सारा जितना भी इन्फेक्टेड मटेरियल था उसको एक जगह लिया और उसको एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा, और डिसॉल्व करने के बाद एक फिल्टर पेपर का यूज करा। वो फिल्टर पेपर क्या था? वो फिल्टर पेपर ऐसा फिल्टर पेपर था जिससे उस लिक्विड को पास करने पर उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी बैक्टीरिया थे वो उस फिल्टर पे रुक जाया करते थे। तो वो था बैक्टीरियल फिल्टर। ऐसा इन्होंने एक बैक्टीरियल फिल्टर यूज किया जिससे इन्होंने जितना भी मटेरियल था, कौन सा मटेरियल? जिसमें बैक्टीरिया और उस डिजीज को कोज करने वाले फैक्टर थे, उस सारे मटेरियल को एक लिक्विड में डिसॉल्व करके इस फिल्टर से उसको पास किया। तो इन्होंने क्या देखा कि इस फिल्टर से पास होने के बाद जो लिक्विड यहां पर मिला, उस लिक्विड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो उसी डिजीज को दोबारा क्रिएट कर रहे थे, यानी कि उसी डिजीज को दोबारा बना रहे थे। तो उससे उन्हें पता पड़ा कि ये जो डिजीज हो रही है ये किसी बैक्टीरिया से नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया को फिल्टर कर लिया, बैक्टीरिया इस फिल्टर पेपर के ऊपर आ गया सारा, लेकिन इस लिक्विड में, ये कहने का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया से भी छोटा इनका साइज होता है। तभी तो वो बैक्टीरिया का जो फिल्टर था, बैक्टीरिया का भी साइज बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है। ये जो फिल्टर पेपर था पहले ही माइक्रोस्कोपिक को ऊपर रखता था, लेकिन वायरस का जो साइज था वो बैक्टीरिया से भी छोटा था, और वो उस लिक्विड के साथ इस फिल्टर से पास हो गया, और उस लिक्विड को जब उस लिविंग बॉडी पर दोबारा अप्लाई किया गया तो वहां पर भी इंफेक्शन यानी कि वो डिजीज क्रिएट हो गई। तो इससे पता लगा कि कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी है जो डिजीज को कॉज करता है। ठीक है जी, इस तरह से वायरस की खोज हुई, और इस वायरस की खोज के बाद फिर और भी साइंटिस्ट आए, जैसे कि एक साइंटिस्ट थे आपके बेरी जेरिंग ने इवानोवास्की के उसी लिक्विड पर आगे कार्य करते हुए उस लिक्विड को एक नाम दिया जिसका नाम था कॉन्टाजिनम फ्लूइड। ये वही लिक्विड था जिस लिक्विड में डिजीज कोज करने के फैक्टर मौजूद थे, यानी कि जिसमें उस टाइप के वायरस मौजूद थे। उस लिक्विड को इन्होंने नाम दिया कंटाजिनम फ्लूइड। इस फ्लूइड से क्या होता था? इस फ्लूइड से क्या है कि अगर आप बैक्टीरिया को भी आपने पास करके रोक लिया और इस फ्लूइड में अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म आगे जिन्हें वायरस कहा गया, उन्होंने डिजीज को आगे बढ़ाया, और इस डिजीज को बढ़ते बढ़ते देखा गया कि इनका संक्रमण इतना तेज है कि ये डायरेक्ट जिस होस्ट पर जाते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो इसी से उन्हें पता लगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, कितना खतरनाक है। ऐसे एक और नए साइंटिस्ट आए हमारे स्टैनले, उन्होंने भी अपना एक प्रैक्टिकल किया। स्टैनले ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जिस वायरस की खोज की सबसे पहले, उसका नाम था टीएमवी, यानी कि टबैको मोजैक वायरस। ये वायरस क्या था? तंबाकू पत्ती पर, तंबाकू का जो प्लांट होता है उसकी लीफ पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते थे और उस प्लांट की लीव्स को डिजीज हो जाती थी। उसी डिजीज को कहा गया टीएमवी, यानी कि उस डिजीज को होने वाले वायरस का नाम दिया गया टीएमवी, टबैको मोजैक वायरस।
ये क्या था, इसके अंदर कैसे पता लगा तंबाकू मोजक वायरस है, वो उसकी पत्तियों को इन्फेक्ट कर रहा। तो इसमें भी सेम कंडीशन यही अप्लाई करेगी कि इन्फेक्टेड लीव्स को लेकर, यानी कि जिन लीव्स पर, जिस तंबाकू के प्लांट की जिन लीव्स पर इन्फेक्शन हो चुका था, इन्फेक्टेड लीव्स को एक फ्लूइड में मिलाया गया, फ्लूइड में मिलाया गया, और फ्लूइड में मिलाने के बाद उस फ्लूइड को दूसरी पत्तियों पर जो कि फ्रेश थी, हेल्दी पत्ती थी, उन हेल्दी पत्तियों पर उस फ्लूइड को लगाया गया, जिससे देखा गया कि जो फ्रेश हेल्दी लीव्स थी, यानी कि जो बेहतरीन एकदम स्वस्थ पत्तियां थी, उनके ऊपर भी ये डिजीज हो गई और वो भी इन्फेक्ट हो गई। तो इससे हमें पता पड़ा कि फ्लूइड में जो वायरस था उसका नाम टीएमवी रख दिया गया। अब ये होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? अगर हम वायरस की स्ट्रक्चर देखें तो वायरस की स्ट्रक्चर होती है कि एक प्रोटीन कोट होता है आपका, एक इस तरह का प्रोटीन कोट होता है। इस प्रोटीन कोट में आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल। इसकी एक नेक होती है और इसके ये टेल होती है, फाइबर टेल। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, ठीक है जी। और इस डीएनए आरएनए को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ये जो डीएनए आरएनए होता है, ये डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाता है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड माने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि एसएसडीएनए हो सकता है, ठीक है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, यानी कि डीएसडीएनए हो सकता है, या ऐसे ही आरएनए, तो वो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो वायरस है वो किस कंडीशन का है। जैसे कि बेसिकली सभी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए कंटेनिंग भी होता है, आरएनए कंटेनिंग भी होता है। यही जेनेटिक मटेरियल दूसरे की बॉडी में जाके, यानी कि जब वायरस किसी होस्ट बॉडी से अटैच होता है तो उस होस्ट बॉडी के न्यूक्लियस में जाकर और उस होस्ट बॉडी के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होस्ट का जेनेटिक मटेरियल उसको इन्फेक्ट करता है, यानी कि अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ बाइंड कर लेता है और डिजीज कोज करता है। तो उस डिजीज कोज को हम कहते हैं इन्फेक्शन। ये जो वायरस का अटैक होता है, वायरस से होने वाली जो डिजीज होती हैं वो सभी इन्फेक्शन वाली कैटेगरी में आती हैं, ठीक है जी। और जितना भी क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग डिजीज होती हैं वो सब सिंड्रोम में आती हैं, यानी कि अगर क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई डिजीज होगी तो वो सिंड्रोम कैटेगरी में आएगी, और अगर किसी वायरस से कहीं पर जाके इन्फेक्शन होगा यानी डिजीज होगी तो वो इन्फेक्शन वाली कैटेगरी में आ गई। अब ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, मैंने अभी बताया तुम्हें, जब भी क्रोमोसोम के अंदर चेंज होंगे, यानी क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, जो ह्यूमन बॉडी होती है या फिर प्लांट बॉडी होती है उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए या आरएनए करते हैं। ये क्या करता है, जो होस्ट होता है उसके जेनेटिक मटेरियल को बीच में से ब्रेक करके और वहां पर अपना जेनेटिक मटेरियल सेट कर देता है, क्योंकि डीएनए का एक रूप से दूसरे रूप में यानी डुप्लीकेशन होता है, यानी कि नंबर ऑफ डीएनए इंक्रीज होते हैं रेप्लिकेशन के थ्रू। रेप्लिकेशन क्या प्रोसेस होता है? रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स का बनना, यह होता है आपका रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। अब इसमें जब किसी होस्ट को वायरस पकड़ लेता है तो उस होस्ट के अंदर लगातार वायरस की क्वांटिटी कैसे बढ़ती है, ये आज बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। सपोज ये आ गया आपका, ये तो हो गया आपका होस्ट वाला डीएनए, ठीक है जी, और ये हो गया आपका वायरल डीएनए। वायरल डीएनए क्या करेगा, ये जो होता है ये भी जब इस वायरल डीएनए होस्ट डीएनए को इन्फेक्ट करता है तो ये इसका डीएनए टूटकर एक इस पर आ जाता है, ठीक है जी, और ये टूटकर इस पर आ जाता है।
ये क्या करता है, उस डीएनए के बिटवीन में आता है। मीन्स कहने का ये है कि अगर ये डीएनए है तो इसका जो डीएनए बनेगा ये, जिसमें अब ये लगा लो, इसमें क्या है, ये वाला पार्ट किसका आ गया, वायरल डीएनए का, और ये हो गया आपका होस्ट डीएनए। अब क्या है कि किसी भी सेल्स की ग्रोथ करने के लिए डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी है, यानी कि जितना डीएनए बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, यानी कि उतनी ही बॉडी ज्यादा बढ़ेगी। तो इसी के साथ साथ हमारा डीएनए लगातार रेप्लिकेशन करता रहता है, अपने आप को बढ़ाता रहता है, बढ़ाने के साथ साथ वो अपनी सेल्स को भी बढ़ाता है। और जब वो हमारा डीएनए इन्फेक्ट हो जाता है किसी वायरस से, तो वो वायरस उस डीएनए के साथ मिल जाता है, और जितने रेप्लिकेशन के थ्रू हमारा डीएनए बढ़ना चाहिए, यानी कि होस्ट बॉडी का डीएनए बढ़ना चाहिए, उस वायरस का डीएनए ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है। जितना डीएनए बढ़ता जाता है उतना ही वायरस की जो काउंटिंग है वो भी बढ़ती जाती है, और इस तरह से एक बार चांस ऐसा आता है कि हमारा होल डीएनए उस वायरस के कब्जे में आ जाता है, क्योंकि हमारा वायरस उसको बाइंड करके अपनी नंबर ऑफ डीएनए ही नहीं बढ़ाता, वो क्या है, हमारे शरीर को और कमजोर करता चला जाता है। यानी कि जो प्रोटीन्स हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए होनी चाहिए, वही प्रोटीन्स अपना फंक्शन बदल लेती हैं और हमें डिजीज क्रिएट कर देती हैं, और जिससे वायरस से डेथ भी हो जाती है। तो ये आप समझे कि होस्ट डीएनए और वायरल डीएनए, और वायरल डीएनए होस्ट डीएनए में जाके कैसे अपने नंबर बढ़ाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि और ऐसी क्या डिजीज, जैसे कि इन्फ्लुएंजा डिजीज। इन्फ्लुएंजा में भी ऐसे ही होता है, ये वायरस भी हमारे शरीर में आता है और अपने आप को बढ़ाता है, जिससे हमें इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो जाता है। एक और इनसे भी छोटे इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें बोलते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये इनसे भी छोटे होते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स इनसे भी छोटे होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस रहता है कि इनमें प्रोटीन, जो प्रोटीन कोट होती है ना, प्रोटीन कोट, जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल रहता है, इनमें ये प्रोटीन कोट एब्सेंट रहती है। तो इस प्रोटीन कोट के एब्सेंट होने की वजह से ये वायरस से डिफरेंट हो गए हैं, यानी कि इनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए फ्रीडम फॉर्म में होता है, और ये भी बहुत ही डेंजरस डिजीज कॉज करती हैं। ऐसे ही एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका नाम है लाइकन। लाइकन, LICHEN। लाइकन क्या होते हैं, लाइकन म्यूटालिज्म होते हैं, म्यूटालिज्म। ये लाइकन जो होते हैं, ये दो चीजों के मिक्सचर से, यानी कि हाइब्रिड कंडीशन बनते हैं। एक होते हैं आपके एल्गी, एक होते हैं आपके फंगाई। ये आपके फाइको होते हैं, ये आपके माइको होते हैं। इन दोनों के मिश्रण से, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी एल्गी की, कुछ प्रॉपर्टी फंगस की, इन दोनों की प्रॉपर्टी से मिलकर एक नया प्लांट बनता है, उसे कहते हैं लाइकन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइकन होता है, ये होता है आपका, ये वर्क करता है एज ए इंडिकेटर। इंडिकेटर किस चीज का इंडिकेटर, यानी कि पोल्यूशन इंडिकेटर। पोल्यूशन इंडिकेटर। अगर कहीं इन्वायरमेंट में हमारे लाइकन उपस्थित है, यानी कि लाइकन वाली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स कैटेगरी में ही आते हैं, वो हैं, अगर वहां पर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ेगा तो ये खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इंडिकेट, सूचना दे देंगे, सूचक का रूप करते हैं, सूचना दे देंगे कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड हो चुका है, जिससे इनकी जो नंबर ऑफ कॉलोनीज है वो कम होने लगती हैं। ठीक है जी। तो वायरस के बारे में आपने जाना, वायरस डिजीज करता है, वायरस इन्फेक्शन करता है, और बहुत ही गंभीर बीमारियों को भी ये जनरेट कर देता है। ऐसे ही एक आज की डेट में चल रहा है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस सबसे पहले मैं बता दूं, एग्जाम में भी आ सकता है, कोविड-19। कोविड-19 अगर आपसे पूछे कि कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है, तो घबराने वाली बात नहीं है। मैंने अभी न्यूज में देखा था, वहां पे एक संवाददाता ने पूछ लिया था, और बहुत ही जाने माने नेताजी थे, वो उनको उसकी फुल फॉर्म नहीं बताई गई थी। तो कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज 2019। ठीक है।
तो ये है आपकी कोविड-19 की फुल फॉर्म। कोरोना वायरस कैसे इफेक्ट कर रहा है? कोरोना वायरस इफेक्ट कर रहा है किसी भी सरफेस को किसी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू टच हो जाने पर वहां पर लग जा रहा है, ठीक है। नाक से फैल रहा है, ठीक है जी, खांसी से फैल रहा है, और आपके अगर ये इन्फेक्टेड करना है तो आपके नाक, कान, नाक, मुंह और आंख, इन तीनों से ये बहुत जल्दी फैल रहा है। इसलिए मास्क प्रॉपर लगाएं और सैनिटाइज करते रहें वक्त वक्त पर हाथों को। अब ये कोरोना वायरस डिजीज कैसे फैल रही है? ये क्या है? ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है। लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है। लंग्स के इन्फेक्ट होने से हमें रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है। रेस्पिरेशन में दिक्कत आने की वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो जाने के कारण डेथ के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए अपने आसपास के इलाके को सैनिटाइज करवाते रहिए और खुद भी अपने हैंड सैनिटाइज करिए और कोरोना वायरस से बचिए। तो आशा करता हूँ वायरस आज आपकी समझ में आ गया होगा और अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।